मेरे क्लास में प्रिंसिपल अंधी और अनपढ़ लड़कियों से ही शादी क्यों करता था, यह राज जानकर सभी के होश उड़ जाएंगे। एक दिन मेरी सहेली गायब हो गई। आँख से भी अंधी थी। मेरे प्रिंसिपल ने मेरे दोस्त से शादी कर ली। मेरी क्लास के प्रिंसिपल जिससे भी शादी करते हैं, उसी दिन रात को वह लड़की गायब हो जाती। एक दिन अपने दोस्त का पता लगाने के लिए मैं भी अंधी बनकर उस प्रिंसिपल के शादी कर ली। फिर जैसे ही प्रिंसिपल मेरे पास आया, मेरी चीखों पर चीखें निकलती रही। मेरा नाम सीमा है। गोरखपुर के एक बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल जिसका नाम शेखर था, आखिर अंधी और अनपढ़ लड़कियों से ही शादी क्यों करते थे, यह राज जानने के लिए मैं भी एक दिन अपनी सहेली रेखा का पता लगाने के लिए उस शेखर से शादी कर ली। शादी की जब रात मेरे सामने प्रिंसिपल का सच आया तो मेरे पैरों तले की ज़मीन निकल गई। मेरी उम्र 19 साल है जब मैं अपनी फैमिली में छुटकर उसी प्रिंसिपल अनीक शेखर से शादी कर ली थी। शेखर सीधे कोर्ट मैरिज करता था और मैं भी कोर्ट मैरिज कर ली थी। कोर्ट मैरिज करने के बाद हम दोनों पति पत्नी बन चुके थे। मुझे तो सब कुछ पता था, यह शादी मेरी ज़िंदगी की बर्बादी है, लेकिन मैं क्या करती, मुझे यह सच जानना था। आखिर यह प्रिंसिपल मेरे दोस्त रेखा से शादी क्यों किया था। इसी बात का पता लगाने के लिए मैं भी अंधी होने का नाटक करके शेखर से शादी कर ली। आंखों पर ब्लैक कलर का चश्मा भी लगा लिया था ताकि उन्हें पक्का यकीन हो जाए कि मैं अंधी हूँ और अपनी आंखों से देख नहीं सकती। शेखर हमारी शादी होने से बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे। उनके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान देखकर मुझे अंदाज़ा हो रहा था, लेकिन मैं एक बड़ी कसमकस में फंसी हुई थी। मैंने शेखर से कहा कि मैं आपसे शादी करके बहुत खुश हूँ, और मैं बार बार मुस्कुरा कर उनको यह फुला करना चाह रही थी कि मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं जैसे ही अपने ससुराल में आई तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा और आलीशान बंगला देखकर मैं घबराने लगी थी, और अचानक ही मेरे कदम लड़खड़ाना लगे थे। मुझे गिरता हुआ देखकर शेखर ने मुझे संभाल लिया था, मेरे लाड लड़ाते हुए कब मेरी ज़िंदगी के किस मोड़ पर ले आएंगे, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। वहाँ के नौकरों ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया। उसके बाद मुझे पकड़कर मेरे कमरे में ले जाया गया। थोड़ी देर के बाद शेखर के मोबाइल पे कॉल आई और वह कमरे से बाहर निकल गए, और बहुत देर तक वह फ़ोन पर बातें करते रहे। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। आखिर शेखर किससे इतनी देर तक बातें कर रही थी। मेरे दिल भी बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। जब शेखर किसी से कह रहे थे, नहीं अब मैं ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, अब मुझे काम को अंजाम तो पहुंचाना होगा, तुम जल्दी से सारा इंतज़ाम करो और मैं सीमा को भी वहां पर भेजता हूं। यह बात सुनकर मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और मेरे चेहरे का रंग भी उड़ गया था। शेखर मुझे कहाँ भेजना चाहते थे, और कौन था वह जिसको तैयार करने के लिए कह रहे थे। न जाने वह क्या बातें कर रहे थे। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरा दिल घबरा रहा था। मैं तो बस यही सोच रही थी कि जिस प्लान के बारे में मैंने यह शादी की थी, क्या मैं उस प्लान तक पहुंच पाऊंगी। मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। और तू और शेखर ने क्या कहा था कि जितने भी पैसे लगेंगे मैं सब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा काम जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। मैं तो यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। कहीं शेखर मुझे दूसरे शहर में बेचने की बात तो नहीं कर रहे थे। मेरे दिमाग में बहुत से ख्याल आ रहे थे। शहर किस इंतजाम तक बात कर रहे थे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शेखर कमरे की तरफ आ रहे थे। मैं फ़ौरन से अपने बेड पर जाकर बैठ गई। वह कहने लगे, तुम जानती हो ना, यह मेरी पहली शादी नहीं है। मैं तुमसे पहले भी और काफ़ी सारी शादी कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। तुमने मेरे साथ शादी की। मैंने हाँ में सर हिला दिया था, जबकि मैं यह सब पहले से ही जानती थी कि शेखर मुझसे पहले भी काफ़ी सारी शादियाँ कर चुके हैं। मुझे तो सिर्फ पता लगाना था कि आखिर शेखर शादियाँ क्यों करते हैं। रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए मैं सो गई। जब सुबह आंख खुली तो नाश्ता लगा हुआ था। नाश्ते को देखकर मैंने फ़ौरन नाश्ता किया, क्योंकि मुझे भूख तो बहुत तेज़ लग रही थी, और मैं सोच रही थी कि शेखर और अपनी सारी पत्नियों को कहाँ पर रखे हैं। शेखर कॉलेज गए हुए थे, इसलिए मैंने उनके कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दिया ताकि कोई भी सबूत मेरे हाथ न लग जाए। तभी अचानक नौकरानी कमरे में आ गई और पूछने लगी कि मालकिन आपको क्या चाहिए, आप क्या ढूंढ रही हो, मुझे बता दीजिए, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। मैं तो डर गई, रोने लगी कि नौकरानी को मेरे अंधी होने का पता ना चल जाए। लेकिन मैं रिलैक्स होते हुए कहा, नहीं, मैं तो बस सामान को महसूस कर रही थी। नौकरानी कमरे से बाहर चली गई और मैं बेड पर बैठ गई। नौकरानी तो आने से पहले ही मुझे कुछ पेपर्स मेरे हाथ लग गए थे। उस पेपर को मैं देखने लगी। शायद किसी की पासपोर्ट भेजा थी जिसमें काफ़ी सारी लड़कियों के नाम लिखे हुए थे। इस पेपर को देखकर मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगी। थोड़ी देर के बाद शेखर भी कमरे में आ गए।
उनके आने से पहले मैंने उस पेपर को छुपा कर रख दिया। शेखर आकर मुझसे कहने लगे कि सीमा, अब मैं तुम्हारे सामान को पैकिंग करवा देता हूँ और तुम भी जाने के लिए तैयार हो जाओ। मैं शहर से पूछा, क्यों, क्या हुआ, हम कहीं पर जा रहे हैं क्या? लेकिन शौहर कहने लगे कि नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ, केवल तुम जा रही हो। मुझे कॉलेज में बहुत काम है, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा, सिर्फ तुम ही जाओगी। और जैसे ही मैं खाली हो जाऊँगा तो मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊँगा। मैंने घबराकर शेखर से कहा कि नहीं, लेकिन मैं कहाँ जा रही हूँ? शेखर कहने लगे कि तुम्हारे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम वहाँ पर अकेले नहीं जाओगी, वहाँ पर बहुत लोग रहेंगे। मैं तो सोचने लगी कि आखिर शेखर मुझे कहाँ पर भेज रहे हैं, मुझे तो पता लगाना था। इसलिए मैंने शहर में जाकर सवाल जवाब नहीं किया और चुपचाप वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो गई। नौकरानी भी मेरा सामान पैक कर दी थी और शेखर मेरे हाथ में वीज़ा और पासपोर्ट भी पकड़ा दिया। शेखर मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए आए थे। मुझे दूसरे देश में भेजा जा रहा था और ना जाने मेरे साथ वहाँ पर क्या होने वाला था। मैं तो यही सब सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी और डर भी लग रहा था। शेखर किससे बातें कर रहे थे कि अभी नहीं आ सकता, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द से जल्द वहाँ पर आ जाऊँगा। मैं अभी सिर्फ सीमा को भेज रहा हूँ, तुम लोग वहाँ पर सबको संभाल लेना और सीमा का भी ख्याल रखना और मुझे निराश मत करना। आगे का सारा काम तुम्हें ही संभालना है। शेखर की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। क्या हुआ निशा, तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो? मैंने कहा, आप भी क्यों नहीं, मेरे साथ चल रहे हैं। शेखर कहने लगे कि तुम परेशान मत हो, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊँगा। वह कहकर मुस्कुराने लगे। मैं भी हिम्मत करके फ़्लाइट में बैठ गई और सोचने लगी कि शादी जिस वजह से की है, मुझे उसकी वजह जानना है और सारी सच्चाई सबके सामने लाना है। अब मैं अमेरिका के एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी। मुझे वहां पर एक स्मार्ट लड़का लेने के लिए आया था। उसे देखकर तो मेरे दिल में कुछ कुछ सा होने लगा था। जब उसने कहा कि आप सीमा हो ना, मैं भी कहा कि हाँ, मैं ही सीमा हूँ। उसी लड़के ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ। मैं भी उसके साथ उसे गाड़ी में बैठ गई और वह बहुत ज़्यादा शेखर की तारीफ़ कर रहा था। उसने कहा कि शेखर बहुत अच्छा इंसान है, भगवान ने उन्हें काफ़ी सारी दौलत दी है, लेकिन फिर भी उनके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं है। मैं तो यह सब सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान रह गई। शेखर की तारीफ़ कितनी ज़्यादा कर रही थी। थोड़ी देर के बाद हमें हॉस्टल के सामने रख गए। देखने में तो यूनिवर्सिटी लग रहा था। थोड़ी देर के बाद लड़के का फ़ोन बजने लगा। शौहर का फ़ोन था। लड़का कहने लगा कि सर, आप फिक्र मत करें, हम लोग अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं और मैडम भी मेरे साथ हैं। मैडम को यहाँ पर लेकर आ गया हूँ, अब बहुत जल्दी आपका काम भी हो जाएगा। मैं बड़ी हैरानी से चारों तरफ देख रही थी। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि यह कौन सी जगह है। वह लड़का कहने लगा, चलो मैडम, अंदर चलते हैं। मैंने उस लड़के से पूछा, तुम लोग कहाँ आए हैं और यह कौन सी जगह है? वह मुस्कुराने लगा। उसके दबी हुई मुस्कुराहट से मैं अंदर ही अंदर डरने लगी थी और मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ी। वह आगे आगे चलता हुआ कहने लगा, बस कुछ दिनों की बात है, फिर हमारी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ डिफरेंस आ जाएगा। वह लड़का मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले गया और वहाँ जाकर बैठा दिया और उसी लड़के ने मुझसे कहा कि बस अभी आता हूँ, आप यहाँ पर बैठकर मेरा वेट कीजिए। उस लड़के से बाहर जाती हुई मुझे मौका मिल गया था और मैं सामने रखी हुई अलमारी की सेटिंग शुरू कर दी थी। मुझे वहाँ पर एक फ़ाइल नज़र आई थी। मैं हैरान रह गई थी कि फ़ाइल में वही लड़कियों के नाम लिखे हुए थे जो मैंने उस दिन शेखर की अलमारी से जो पेपर मिले थे उनमें लिखे थे। पासपोर्ट, वीज़ा की यहाँ पर फ़ोटो स्टेट भी थी। क्या ये शेखर की पत्नियाँ थी? इतनी सारी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर क्या कर रहे थे? क्यों लड़कियों को भी यहाँ पर लाया गया था और उनके साथ कुछ गलत तो नहीं किया गया? ना जान के इनका क्या मतलब था? इतने सारे सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मैं जल्दी से वह फाइल खोली और पढ़ने लगी, लेकिन फाइल पढ़ने के बाद तो जैसे मेरी जान निकल गई थी। मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मैं अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गई थी और मेरे चेहरे में साफ नज़र आ रहा था कि मैं बुरी तरह से घबरा गई हूँ। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूँ। यहाँ तो सब कुछ मेरी सोच से बिल्कुल ही अलग निकल रहा था। मैं बहुत बड़ी सिचुएशन में फंस गई थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि मैं अब क्या करूँ और किस तरह से सच्चाई का पता लगाऊँ। इतनी ही देर में दरवाज़ा खोलते हुए शेखर कमरे के अंदर आ गए थे। मैं उनको देखकर बुरी तरह से डर गई थी। जो बहुत गुस्से में लग रहे थे। मुझे देखकर कहने लगे, सीमा, मैं तभी से जानता हूँ। उसी दिन मुझे नौकरानी ने तुम्हारे बारे में बताया था। तभी से जानता हूँ। जिस दिन मुझे नौकरानी ने तुम्हारे बारे में बताया था, नौकरानी ने मुझे तुम्हारी यह बात पहले ही बता दी थी।
कि तुम किस तरह से उस दिन मेरे कमरे की तलाशी ले रही थी। यह बात सुनकर तो मेरे पसीने आने लगे थे। शेखर कहने लगे कि तुम्हें पता है सीमा, तुम्हारी मुझसे शादी करने के पीछे कोई और ही वजह है। तुम अपनी किसी प्लान में कामयाब होना चाहती हो और तुम शायद यहाँ मेरी सच्चाई जानने के लिए आई हो, लेकिन अब तुम जान गई होगी। मैंने कहा हाँ, मैं सब कुछ जान गई हूँ। मुझे पता चल गया है कि आप कितने घटिया इंसान हो, और मुझे यह भी पता है कि आप और आपकी सारी अंधी प्रॉपर्टी। यहाँ यह कहकर मैं खामोश हो गई। शेखर कहने लगे, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि तुम सब कुछ देख सकती हो, तुम अंधी नहीं हो। मैंने रोते हुए कहा, हाँ मैं सब कुछ देख सकती हूँ और मैं अंधी नहीं हूँ। मैं यह शादी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में जानने के लिए की थी। यह सुनकर शेखर कहने लगे, अच्छा तो तुम सब कुछ जानती हो ना कि मैं यह सब कुछ किस लिए किया, आखिर इन सब के पीछे क्या सच्चाई है। लेकिन इससे पहले तुम अपने बारे में बताओ कि तुम कौन हो, आखिर तुमने मेरे साथ शादी क्यों की और तुम्हारा क्या मतलब बनता है मेरे साथ शादी करने का। तुम किस मकसद की वजह से यहाँ पर आई हो। मैं रोने लगी और अपना सर पकड़कर बेड पर बैठ गई और साथ साथ सारी शेखर को बताने लगी। मैंने उनको बताया कि रेखा मेरी दोस्त थी। एकदम हैरानी से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, तुम मेरी पत्नी रेखा की बात कर रही हो। मैंने कहा हाँ, आप ठीक कह रहे हो। वही रेखा जो आपकी पत्नी थी, वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, या फिर वह कह लो कि वह मेरी बचपन की बहुत अच्छी फ्रेंड है। हम दोनों बचपन से ही एक साथ बड़े बड़े हैं और जवानी तक उसने मेरा और अपनी दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ा था। आप जानते हो कि रेखा बहुत सीधी सादी और अंधी लड़की थी और वह आपके स्कूल में स्टूडेंट थे। हम स्कूल जाते तो आप लोग हो जाते थे, जब घर वापस आते थे तो एक साथ रहते थे। एक दिन उसकी मम्मी मेरे मम्मी से आकर कहने लगी कि रेखा के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तो हो तो बता देना, क्योंकि तुम तो जानती हो ना कि रेखा के लिए रिश्ता ढूंढना कितना परेशानी की बात है। मेरी माँ समझते हुए कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, रेखा बहुत अच्छी लड़की है, इसके लिए बहुत अच्छा सा रिश्ता मिल जाएगा। उन्हीं दिनों में मैं अपने मौसी के घर चली गई, क्योंकि मेरी मासी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। 4 से 5 दिन के बाद जब मैं घर वापस आई तो यहाँ पर सब कुछ बदल चुका था। जब रेखा से मिलने उसके घर पर गई तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। जब मुझे रेखा की मम्मी ने बताया कि रेखा की तो शादी कर दी गई है, मैंने उससे पूछा कि लेकिन कहाँ और कैसे, आप लोगों ने इतनी जल्दी उसकी शादी कैसे कर दी। मैंने उस लड़कों से मिलना है। उसकी मम्मी कहने लगी कि सीमा तुम फिक्र मत करो, वह लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है और रेखा का बहुत ख्याल रखता है, और सुना है कि तुम्हारे कॉलेज का ही प्रिंसिपल है। वह तो खुद ही मेरे बेटे के लिए रिश्ता लेकर मेरे घर आया था और उसने यह भी कहा कि मेरी बेटी उसको बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी और उनको मेरी बेटी की आंखों में रोशनी की कोई मतलब नहीं है। उसने कहा कि मुझे रेखा से मोहब्बत हो गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जैसे ही रेखा की शादी उस प्रिंसिपल से हो गई, कुछ दिनों के बाद मेरी बेटी का कुछ अता पता नहीं चल पाता, ना ही वह प्रिंसिपल मेरी बेटी को कहाँ पर लेकर चला गया। मैं भी ठान लिया कि मुझे इस सच्चाई के तहत तक जानना चाहिए। अगर मेरी सहेली रेखा के साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं प्रिंसिपल को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। उसी दिन से मैं उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाना शुरू कर दी। जब मुझे पता चला कि शेखर शिल्पा सिर्फ अंधी और अनपढ़ लड़कियों में से ही शादी करता है, और मुझे यह भी पता चला कि रेखा से पहले भी 2-3 लड़कियों से मुझे शादी कर चुका है और उन लड़कियों का भी कोई अता पता नहीं है, बस उसी वक्त मैंने ठान लिया कि मुझे इन सब के बारे में सब कुछ पता करना ही होगा। आखिर वह तीनों लड़कियां अनपढ़ और गंवार को कहाँ पर रखा गया है, वह जिंदा भी है या नहीं। बस उसी दिन से मैं भी अंधी बनने का नाटक करने लगी। आपके सामने जानकर अंधी बन गई और अपनी फैमिली वालों से छुपकर मैं आपके साथ शादी कर ली, क्योंकि यह एक ही रास्ता था जो मुझे आप तक पहुंचा सकता था और आपकी सच्चाई से पढ़ना भी इस तरह से ही उठ सकता था। और शादी की रात जब आप कॉल पर बात कर रहे थे, जो बात है आपने की, और बार बार वह फ़ोन कॉल, यह सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी और इन हरकतों से साफ जाहिर होने लगा था और धीरे धीरे मुझे अपने सवालों के जवाब मिलने लगे थे। यह सब क्या और क्यों हुआ। और फिर जब से उसी दिन आपके घर की तलाशी ली तो मुझे कुछ वीज़ा और पासपोर्ट की फाइल्स मिली, जिनमें कुछ लड़कियों की फ़ोटोज़ और उनके नाम भी लिखे हुए थे। लेकिन मुझे इस बारे में पता नहीं था कि किस तरह से अपने लड़कियों की ज़िंदगियों की तबाह कर दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह थी कि उन फ़ोटोज़ में एक फ़ोटो रेखा का भी था। बस इसी बात का पता लगाने के लिए आपके भेजने पर मैं यहाँ पर आ गई। मेरी आपसे शादी करने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद था, रेखा और बाकी लड़कियों का तलाश करना। थोड़ी देर के बाद शेखर ने उस लड़कियों को इशारा करके रेखा
को मेरे सामने भेज दिया। रेखा को देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। रेखा बिल्कुल सही सलामत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और पहले तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रही थी और खूबसूरत भी देख मेरे पास आ गई और मेरे गले लग गई और रोकर कहने लगी कि सीमा तुम कैसी हो, सब खैरियत तो है ना। यह सब सुनकर मुझे और भी ज़्यादा खुशी मिली थी कि मेरी दोस्त मुझे पहचानती थी और वह मुझे देख सकती थी। इसका मतलब उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। इतने महीने बाद वह मेरी आंखों के सामने थी और मुझे देख रही थी। मेरी आंखों ने आज जो भी कुछ देखा था मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान थी। यह सब कैसे और आखिर क्यों? मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने शेखर से कहा कि आखिर यह सब कैसे करते हैं आप, आखिर राज क्या है इन सब के पीछे? शेखर कहने लगी कि तुम जानती हो इन सब के पीछे क्या राज और मैं अंधी और अनपढ़ लड़कियों को क्यों लेकर आता हूँ? तो तुम जान लो, मैं स्कूल का प्रिंसिपल ज़रूर हूँ लेकिन साथ ही साथ मैं डॉक्टर भी हूँ। शेखर मेरे साथ हाथ जोड़कर कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो सीमा, अगर सच सुनने के बाद तुम चाहो तो मैं तुम्हें तलाक देकर आज़ाद कर दूंगा। और वह मुझे बताने लगी कि तुम्हें टाइम की बात है जब मेरी उम्र 25 साल थी और मैं जवान और हैंडसम था और एक हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मेरी ज़िंदगी में पैसों की और प्यार की कोई कमी नहीं थी। ज़िंदगी ने मुझे हर चीज़ दी थी। हमारा फैमिली बिजनेस और प्रॉपर्टी, दुनिया की हर चीज़ हमारे पास मौजूद थी। इसलिए जो मैंने अपने पेरेंट्स से डिमांड की उन्होंने मुझे कभी नहीं मना किया, बल्कि मेरा हर ख्वाहिश को पूरा किया। मैं अपने पेरेंट्स का इकलौता और लाडला बेटा था। मेरी ऐसी डिमांड नहीं थी जो मेरी ज़िंदगी में कभी पूरी नहीं हो सकी थी, लेकिन एक डिमांड ऐसी थी जो कभी पूरी नहीं हो सकती थी, जिसको मैंने सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया वालों के खातिर अपने दिल से दफना कर रख दिया था। जिस कॉलेज का मैं आज प्रोफेसर हूँ, मैं कभी इस कॉलेज का एक काबिल स्टूडेंट हुआ करता था। मैं बहुत ही इंटरेस्ट लेकर शेखर की बात सुन रही थी और उन्होंने आगे बताया कि हम एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में कोलैबोरेशन पर गए थे और हमें एक ऐसी जगह जाना था जहाँ पर हमें काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें और नेचर के बारे में जान पहचान करनी थी। फ़िलहाल हम सारे स्टूडेंट एक गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे और वहाँ के करीब एक छोटा सा गांव था। हम 2-3 दोस्त का ग्रुप था। हम लोगों को गांव वगैरह जाने का बहुत शौक़ था। एक दिन सुबह सुबह ही हम लोग गांव देखने के लिए वहाँ पर चले गए। वहाँ जाकर हम लोगों को बहुत अच्छा फील हुआ था, क्योंकि गांव के लोग और गांव की हवा तो होती ही बहुत अच्छी और प्यारी है। क्योंकि शहर की शोर शराबी भरी ज़िंदगी और गांव की अच्छी और सुकून भरी ज़िंदगी में काफ़ी फ़र्क होता है। हर तरह हरियाली छाई हुई थी और खेत नज़र आ रहे थे, खूबसूरत बाग और ठंडी मिट्टी के कच्चे और छोटे छोटे मकान। यहाँ ज़िंदगी जीने का एक अलग ही मज़ा था। मैं गांव में टहल रहा था, तभी अचानक मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैं कुछ नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी मुझे किस मोड़ पर लेकर जाने वाली है। और मैं एक तरफ खड़े होकर गांव की ठंडी ठंडी हवा को फील कर रहा था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा जब मेरी नज़र एक खूबसूरत और हसीन आंखों वाली लड़की की तरफ पड़ी। वह कुछ लड़कियों के साथ अपने घर की छत पर बैठी हुई थी। उसकी वह दिल हिला देने वाली और प्यारी भरी मुस्कुराहट, खूबसूरत और मासूम सा चेहरा, उसे देखकर तो मेरे दिल पर मुस्कुराहट फैल गई थी। ऐसा महसूस और मासूम सी लड़की मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी और मेरा इस लड़की के ख्यालों में खोया रहता था। और अब रोज़ मैं सुबह सवेरे उस गांव की तरफ निकल जाता और उस लड़की के घर के सामने खड़ा होकर हो जाता। वह सुबह सुबह के टाइम पर अपने छत पर बैठी होती थी और उसको देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती थी। उसे देखकर मुझे बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग्स आ रही थी। न जाने उसकी वह कौन सी अदा थी जो मुझे उसकी तरफ खींचे करती थी। मेरे सारे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाने लगे थे और कहते थे कि अब तो हमारे यार को कोई लड़की और पसंद आ गई है। अब तो यह दिन रात इसी लड़की के ख्यालों में खोया रहता है। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरे ऊपर एक मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है। मुझे उन दिनों अपनी ज़िंदगी बड़ी प्यारी और हसीन लग रही थी, जबकि हमारे वहाँ पर रहने के अब कुछ दिन और ही बाकी रह गई थी। मैं अब दिनों में ही उस लड़की को प्रपोज़ करना चाहता था और उसे अपने फीलिंग्स के बारे में बताना चाहता था। लेकिन मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि यार, यह गांव की लड़की है, यह गांव है, यह हमारे शहर नहीं। जब किसी लड़की को प्रपोज़ कर दोगे, हम अमीर और हाई क्लास फैमिली के लड़के किसी भी लड़की को पसंद करके उसे प्रपोज़ कर देते हैं और अपनी मर्ज़ी उन पर चला सकते हैं। लेकिन यह गांव के अनपढ़ और छोटे लोग पसंद की शादी या लड़की के अफेयर को बहुत ज़्यादा गलत समझते हैं और इसका गलत मतलब निकालते हैं।
ऐसा कुछ गांव में नहीं होता, और यह तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि इस लड़की के लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं अपने पेरेंट्स को उनके घर रिश्ता भेज देता हूँ, फिर गांव वाले या उसके घर के लोग कुछ नहीं कहेंगे ना। मेरे कुछ दोस्त कहने लगे कि हाँ यह बिल्कुल अच्छा रहेगा। जैसे ही मैं शहर अपने घर पहुँचा, अपने परिवार वालों को लेकर आओ, मैं उस लड़की को घर रिश्ता लेकर चला गया। और जैसे मेरे परिवार वाले उसके परिवार वाले से बातचीत करना शुरू किया तो पता चला वह लड़की अंधी है, वह देख नहीं सकती। क्या फिर आप लोग इस शादी के लिए राज़ी हो? मुझे तो बिल्कुल भी अपने अंधेपन से कोई शिकायत नहीं था, क्योंकि मैं उस लड़की की मोहब्बत करने लगा था। लेकिन यह बात सुनकर मेरे दिमाग परिवार वाले पीछे हट गए। उसने अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते थे, यह तो अनपढ़ थी, और दूसरी बात कि वह देख नहीं सकती थी। वह लड़की कहीं वह बेहोश होकर गिर गई, क्योंकि उसका यह पहला रिश्ता नहीं था। न जाने कितने रिश्ते उसके लिए आ चुके थे, लेकिन अंधी होने की वजह से उस लड़की का रिश्ता बार बार टूट रहा था। और आज भी मेरे पेरेंट्स ने इस रिश्ते को ठुकरा कर अपने घर वापस चले गए। कहते हैं ना कि अगर खूबसूरती चाहे जितनी भी हो, अगर लड़की में कोई ऐप्स ऐसा नहीं होता जो उसकी शादी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। मैं उस लड़की को बिल्कुल भी भूल नहीं सकता था। मेरे दिल और दिमाग में उस लड़की की मोहब्बत रोम रोम में बस चुका था। मैं जब भी अपने परिवार वालों को कहता कि मुझे शादी उसी लड़की से करनी है, लेकिन मेरे पेरेंट्स तो उस रिश्ते के खिलाफ थे। एक दिन मैंने प्लान बनाया कि क्यों ना मैं भागकर उस लड़की से शादी कर लेता हूँ। मैंने कुछ सामान नहीं है और मैं उस लड़की के घर चला गया। और जैसे ही घर पहुँचा मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह लड़की तो मर चुकी थी और इस रिश्ते से तंग आकर वह अपनी सुसाइड कर ली थी। मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था। बस मुझे अफसोस हो रहा था कि साथ में पहले आकर उस लड़की से शादी कर लिया होता तो आज वह अपने आप को खुद को ना मारती। उसके पिताजी मुझे समझाते हुए कह रहे थे कि सब्र करो बेटा, शायद मेरी बेटी तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखी थी। क्या करें, हम गरीब लोग कर भी क्या सकते हैं ना। तो अपनी बेटी पढ़ा सकते हैं ना, अच्छा शिक्षा दिलवा सकते हैं। गरीब एक ऐसी चीज़ है जो कोई कमी हमारे बच्चों में हो रहे तो पैसों की वजह से हम उसका इलाज भी अच्छे से नहीं करवा पाते हैं, इसलिए हमारी बेटियों के लिए अच्छा रिश्ता नहीं आ पाता है। बस वो गरीब के पिता के मुंह से कही हुई बातें मेरे दिल को बहुत दुख पहुंचा दिया था। उसी दिन से मैंने ठान लिया था कि मैं अनपढ़ और गंवार अंधी लड़कियों का सहारा बनूंगा। उसी दिन से मैं अपना खुद का बिजनेस खोल दिया था और अपने परिवार वालों को छोड़ दिया था। जिसने भी अंधी लड़कियों को देखता हूँ तो मुझे उस लड़की की याद आ जाता है। मुझे मेरा मोहब्बत याद आने लगा था, इसलिए मैंने अमेरिका में अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोला। और मैं जब भी किसी अंधी लड़की को, अनपढ़ लड़की को देखता हूँ तो मुझे वह लड़की याद आती है और मैं उस लड़की से शादी कर लेता और उसे यहाँ पर अमेरिका भेजता, और साथ ही साथ उन्हें यहाँ पर लड़ने के लिए भी और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए भी अच्छे से शिक्षा भी दे जाती। और मैं उन लड़कियों का सारा खर्चा खुद उठाता और लड़कियों का यहाँ पर आंखों का ऑपरेशन किया जाता, जिस वजह से वह लड़कियाँ देखने लगती थी। और जब वह लड़कियाँ देखने लग जाती थी तब वह अपने पेरेंट्स से मिलकर सबसे अच्छा सरप्राइज़ देती थी। और यह था मेरी ज़िंदगी का मकसद और सबसे बड़ा राज, जिससे आज पर्दा हट गया था और सारी सच्चाई तुम्हारे सामने है। और आज तुम्हें यह राज पता चल गया है कि मैं क्यों अंधी और अनपढ़ लड़कियों से शादी करता हूँ। शेखर की यह सारी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे। मैंने शेखर से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, क्योंकि मैं रेखा को बिल्कुल ठीक देखा। और इस बात से तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी और वह बिल्कुल मॉडर्न लग रही थी और किसी पढ़ी लिखी अच्छी और अमीर लड़की की तरह ही बातें कर रही थी। मैंने उसके गेट पर आपसे ही अंदाज़ा लगा लिया था। और फिर जब से मैं यहाँ पर रही, उन सारी फाइलों को देखा जिसमें उन सारी लड़कियों के अस्पताल के रिकॉर्ड मौजूद थे, जिसमें उनका ट्रीटमेंट जारी था और साथ ही साथ उन्हें यहाँ की इंस्टीट्यूट की अच्छी शिक्षा भी दी जा रही थी। मैंने रेखा से पूछा कि तुम अपने घर वालों से यह बात क्यों छुपा रखी है। वह लोग तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और ठीक होने के बाद तुम अपने घर पर क्यों नहीं गई। रेखा कहने लगी कि मैं अपने घर पर जाने ही वाली थी कि शेखर ने मुझे तुम्हारी तस्वीर दिखा दी, और जब मैं तुम्हारी तस्वीर देखी तो मैं सोच में पड़ गई। सीमा अच्छी भली लड़की थी, तो फिर इतनी ज़्यादा उम्र आदमी के साथ कैसे शादी कर ली। और साथ में शेखर कहने वालों की इस लड़की का नाम सीमा है
यह लड़की अंधी है। यह सब सुनकर मुझे खुद पर विश्वास नहीं हुआ कि मेरी सहेली अंधी कैसे हो गई। वह तो भली खांची थी, तो फिर अचानक से अंधी कैसे हो सकती है। शेखर डॉक्टर ने बताया कि यह लड़की गोरखपुर में रहती है और यह भी वहाँ पर बहुत जल्द आने वाली है। जब मैं तुम्हारी यह सब खबर सुनी तब मैं अपने घर जाने का प्लान बदल कर मैं यहाँ पर रुक गई, और देखो आज तो मेरे सामने आ गई। शेखर डॉक्टर ने इन सारी लड़कियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और सबके आगे की वापस आ गई थी, और साथ ही साथ सबको बहुत अच्छा शिक्षा भी मिला है। शेखर कहने लगे, जितना भी लड़कियां चाहें वह अपने घर आ जा सकती है। सीमा, तुम चाहो मुझे तलाक लेकर तुम भी अपने घर वापस जा सकती हो। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इस सोहर डॉक्टर के साथ ही मिलकर यह सब काम करूं, क्योंकि मुझे शिखर पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। शिखर अनपढ़ अंधी लड़कियों का इलाज करवाते थे। मैं भी उस घर के साथ मिलकर उनकी मदद करती हूँ, और यह सब काम करके मुझे भी बहुत सुकून मिलता है। धन्यवाद दोस्तों।